हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएसएससी जो पहले यूपीएचईएससी हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहीं आपको नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व इस नाम से मिलेगा, हमारे सिलेबस में है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डीपीएसपी है, ये आता है आर्टिकल 36 से और 51। इसके बाद में हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसका पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अभी नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, तो उस पे कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये अनुच्छेद 36 से और 51 तक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से भाग में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का है पार्ट 4। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप है, नागरिकता। पार्ट 3 मूलभूत अधिकार और पार्ट 4 है, ये चौथा पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना, आपको डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। कई बार आपको मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, और या तो फंडामेंटल ड्यूटीज दे दिया जाता है या फिर डीपीएसपी दे दिया जाता है, और इस तरीके से इधर या तो आर्टिकल दे दिया जाएगा या पार्ट दे दिया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। कहां से लिए हैं ये? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है, ये कहां से लिए हैं हमने? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आयरिश संविधान से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। लेकिन खुद आयरलैंड ने ये स्पेन के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां से आए हैं? स्पेन के संविधान से। उन्होंने भी स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिए थे, तो हमने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से। ये क्लियर हो जाना चाहिए हमें। दूसरा, इनका एक पूछा जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो रहा है, और हाई कोर्ट जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 2 to 6। लेकिन जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब ये जस्टिसिएबल नहीं है, गैर न्यायिक है। इसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि आपको ये डीपीएसपी नहीं मिल रहा है तो आप अदालत में चले गए, ऐसा नहीं है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, आपको गैर न्यायिक है। बी आर अम्बेडकर ने इनके बारे में क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो डीपीएसपी है उनको भारतीय संविधान की क्या बताया है? नवीन विशेषताएं, नवीन विशेषताएं कहा था। हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं किस ने बताया है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया था। इसके अलावा एक और इनके बारे में फेमस कहा था, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा इनको किसने बताया था? ये ग्रॉनविल ऑस्टिन थे। ग्रॉनविल ऑस्टिन, इन्होंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों को संविधान की आत्मा। तो ये उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं, इनका कैटेगराइजेशन कर रखा है। कैटेगरी, संविधान में कहीं भी डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं कर रखा है। वर्गीकरण मतलब इनका कहीं भी कोई कैटेगरी में, श्रेणियों में नहीं बांटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा दे रखा है आर्टिकल 36 से और 51 तक, लेकिन
जो एक परसेप्शन है लोगों के लिए के बीच में, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने के लिए इसको, और एग्जाम में भी पूछा जाता है एक कैटेगरी वाइज। इसकी 3 कैटेगरी है। कौन सी है 3 कैटेगरी? पहली है सोशलिस्ट, दूसरी है गांधीयन और तीसरी है लिबरल। सोशल, गांधीयन और लिबरल, समाजवादी, गांधीवादी, और तीसरी क्या है? उदारवादी। ये 3 इसकी कैटेगरी है, और इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इसमें आर्टिकल बटे हुए हैं। अब और ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन सा समाजवाद से जुड़ा आर्टिकल है। गांधीवाद का तो पूछा ही जाता है अक्सर। समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, इसके अलावा आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47, ये है समाजवादी प्रिंसिपल पे बेस्ड। इनको हम पढ़ेंगे आगे क्या है। तो ये आर्टिकल ध्यान में रखने हैं आपको। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और आर्टिकल 47, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड आर्टिकल है। अब गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B। इसके बाद में देखेंगे तो आप आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 के बाद में आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। तो 3 डायरेक्ट आर्टिकल 46, 47, 48। इसके अलावा 40, 43 और 43B, ये टोटल 6 आर्टिकल हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आर्टिकल 47 समाजवादी और गांधीवादी दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब लिबरल जो है उस फिलोसफी पे, उदारवादी तत्व है, उदारवादी विचारधारा पे कौन से आर्टिकल बेस्ड हैं? तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये उदारवादी विचारधारा पे है। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, 49, 50 और 51, ये है उदारवादी विचारधारा पे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं ये आर्टिकल। इनको लिख लिख के याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, पढ़ के याद कीजिए, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगी एक एक चीज आपके। समाजवाद पे बेस्ड है आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। 6 हैं गांधीवाद पे, 40, 43, 43B, 46, 47, 48। उदारवादी सिद्धांतों पे आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। मुझे ये उम्मीद है कि ये आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे यहां से। अब हम एक एक आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। देखिए, रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह अपडेट करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम एक एक आर्टिकल पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया पार्ट 4 और डीपीएसपी है आर्टिकल 36 से और 51। देखिए, आर्टिकल 36 और 37, ये दोनों में क्या दिया हुआ है? ये कह रहा है डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। इसमें कह रहा है
कि आर्टिकल 36 और 37 में इनकी परिभाषा दे रखी है, जो इसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 36 में राज्य शब्द का अर्थ बताया हुआ है। आर्टिकल हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, राज्य की डेफिनेशन दी हुई थी पार्ट 3 में। वैसे ही इसमें भी राज्य शब्द का किसमें बताया है, आर्टिकल 36 में बताया हुआ है राज्य शब्द की परिभाषा क्या है। वही परिभाषा है जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ी थी कि भारत सरकार संसद अर्थात केंद्र सरकार की कार्यपालिका और विधायकी अंग, राज्य सरकार विधायिका मतलब राज्य सरकार की कार्यपालिका और विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ट्रस्ट या देश के अदर सार्वजनिक जो भी प्राधिकरण है। तो आर्टिकल 36 में क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन राज्य की। आर्टिकल 37 में क्या है, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे ये, और ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। राज्य का यह कर्तव्य है कि सिद्धांतों को कानून बनाते हुए लागू करे। मतलब आर्टिकल 37 में दिया हुआ है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट कानून बनाती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाए ये, और ये न्यायालय में जस्टिसिएबल नहीं है, ये लागू नहीं है न्यायालय में कि आप इनके लिए कि जैसे आर्टिकल 38 में या 40 में कुछ दे रखा है वो लागू नहीं है तो आप कोर्ट में चले जाएं, ऐसा नहीं है। हम पहले पढ़ चुके हैं, ये गैर न्यायिक है। और ये डेफिनेशन कहां दे रखी है, आर्टिकल 37 में बता रखा है कि कोई भी राज्य या केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाए तो फंडामेंटल राइट्स, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, ये इसमें दे रखा है। अब आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 में दिया हुआ है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। इसमें लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वेलफेयर ऑफ द पीपुल क्या हो गया, सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, उनकी आय, उनकी स्थिति, उनकी सुविधाएं, उनके अवसर, इनमें जो इनइक्वलिटी है उसको कम करना। सोशल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने का मतलब यही है समाज में इनइक्वलिटी नहीं हो। सिक्योर करने का मतलब क्या है, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर के लिए बढ़ावा होना चाहिए। तो आपको ये क्लियर रखना है आर्टिकल 38 क्या कहता है, टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट ए सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। आर्टिकल 39 क्या कहता है, देखिए अब हम पढ़ रहे थे, अभी जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 37 में क्या कह रहा था कि कोई भी कानून बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 38 को ध्यान में रख के कौन सा कानून बनाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना आर्टिकल 38 को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह आर्टिकल 38 को ही रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है या फिर मनरेगा की बात करें, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की बात करें, ये सब जो मैंने अभी बताए हैं ये आर्टिकल 38 में ही इससे संबंधित है। आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करना, कंटेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल ये क्या कहता है, सभी नागरिकों के लिए सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये इसमें कहा गया है कि जो सुनिश्चित करना है, इसमें जो पॉलिसी बेस्ड प्रिंसिपल हैं वो एक तरीके से इसमें सुनिश्चित करना है, ये इसमें कहा गया है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आर्टिकल 39 को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, ये 39 और 39A दोनों की बात कर रहे हैं हम। आर्टिकल 39 और 39A, जो 39 के भी कहा जाता है हिंदी में, उसको समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था, ये 39 और 39 के बताता है हमें। जैसे सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करना, यह आर्टिकल 39 में है।
सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण हो, ये आर्टिकल 39 में है। वित्त और उत्पादन के जो साधन है उनकी रोकथाम हो, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अभी बीसीसीआई ने मेल और फीमेल जो क्रिकेटर है सबकी इक्वल पे कर दी है, तो ये आर्टिकल 39 में ही है कि समान होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। बच्चों के स्वास्थ्य इसका संरक्षण होना चाहिए, जो श्रमिक हैं बाल श्रमिक उनका संरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर पैदा होने चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आर्टिकल 39 कहता है। 39A में क्या है? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, आर्टिकल 39A है। तो ये जो फ्री में लीगल एड दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर किसी के पास पैसे नहीं है केस लड़ने के तो फ्री में गवर्नमेंट वकील देती है, वो आर्टिकल 39A में है। अब अगर हम देखना चाहें तो 39 में क्या है? मातृत्व कानून बनाया, स्वयं सहायता ग्रुप बनाए हैं, मिशन इंद्रधनुष है, या फिर जो एक ग्रामीण आजीविका मिशन या शहरी आजीविका मिशन शुरू किया था वो आर्टिकल 39 के तहत किया था। 39A जिसमें कहा है कि न्याय में समानता को बढ़ावा मिलना चाहिए और उसके लिए गरीबों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करनी है। 39A राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया था और एक न्याय मित्र योजना चालू की गई है, वो आर्टिकल 39A के तहत ही की गई है। आर्टिकल 40 की बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 कहता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज। सर्टेन केसेज ये होना चाहिए, मतलब काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज। आर्टिकल अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान दिया हुआ है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये 42 के तहत न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा जो प्रसूति सहायता है उसका उपबंध किया गया है, ये आर्टिकल 42 कहता है। और आप देखेंगे आर्टिकल 42 के तहत ही एक प्राइम मिनिस्टर मातृत्व वंदना योजना शुरू की गई है। मातृत्व वंदना योजना या फिर मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 आया था, वो भी आर्टिकल 42 के तहत ही मैटरनिटी रिलीफ को ध्यान में रख के लाया गया था। आर्टिकल 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे सामाजिक सुरक्षा अधिनियम या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हो गई, ये आर्टिकल 43 के तहत ही आती है। और आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? जो कामगार हैं उनकी मजदूरी का प्रावधान, निर्वाह मजदूरी है उसका प्रावधान, और कॉटन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का ये आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 44 कह रहा है, इसमें 43 में एक 43A और है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। 43A वो कहता है जो उद्योग हैं उनके प्रबंधन के लिए बात करता है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, जो नागरिक हैं उनके लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए। आने वाले टाइम में इसको लेके आपको कई जगह आंदोलन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो अभी जेपीसी बनाई है गवर्नमेंट ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी,
उसमें गवर्नमेंट का स्टैंड उन्होंने क्लियर किया है और इसमें कई सेशन हुए हैं, जिसमें ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने, और भी कई इसमें प्रेजेंटेशन हुई है, सेशन हुए हैं, और काफी सारी चीजें इसमें सामने आई है कि हजारों जगह कहीं किराए पे दी जा रही है जमीन जो वक्फ बोर्ड की है। इस तरीके के केसेस आए हैं पूरे देश में। अब इसमें आपको किसान, बेरोजगार सब आपको आगे आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 45। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो सिर्फ पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। पर आपको, और देखिए पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी, लेकिन एजुकेशन लेवल अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अफवाहें ज्यादा फैलती जा रही है। तो कोई भी जो अफवाहें फैलाई जा रही है उन पे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया कीजिए। मैं भी आपको कल का ही वाक्य बताता हूं। जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनको लेकर इस तरीके की अफवाहें फैलाई गई है कि आप यकीन नहीं कर सकते। जब मैं वो पूरा आर्टिकल, जब वो सब देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ये अफवाहें फैला सकता है। अब देखिए उन पे केस हुआ है, क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये गलत है। आजकल कोई भी कुछ भी लिख देता है किसी भी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे, उसको फिर फॉरवर्ड किया जाता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आपके पास आता है और आप उसको सच नहीं माने। एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। हम ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको चेक करें, ऐसे ही भरोसा नहीं करें किसी भी चीज पे। अदरवाइज ये फिर हम दूसरे को बताते हैं, वो स्प्रेड हो जाती है। आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 में प्रोविजन है ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें दिया हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है उसमें देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। ये बात हो रही है आर्टिकल अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 में ये दिया हुआ है। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना। अब आप देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आर्टिकल 45 को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना है एक, वो भी आर्टिकल 45 को ही ध्यान में रख के बनाई गई है। तो ये भी, अगर आपको स्टेट PSC या इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आयोग बदला है, डीप में पेपर बन जाए, इसलिए मैं आपको ये स्कीम भी बता रहा हूं साथ के साथ कि गवर्नमेंट ने इन आर्टिकल को ध्यान में रख के क्या बनाया है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे आपको ये सब सेंड कर दिया जाएगा, नोट्स ऑलरेडी सेंड किए जा चुके हैं। आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो आर्टिकल 46 क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के जो अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित हैं उनको बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक न्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। तो ये आर्टिकल 46 है जो वीकर सेक्शन है ST SC, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उनको आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। आज भी देश में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि ये पिछड़ा है, दलित है, इस तरीके से करके ही किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अब इसको ध्यान में रख के क्या बनाया है? SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आर्टिकल 46। एकलव्य मॉडल के जो आदिवासी विद्यालय बनाए गए हैं वो भी आर्टिकल 46 ही रिप्रेजेंट से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है, वो भी आर्टिकल 46 से ही संबंधित है। ये कुछ जो कानून बनाए हैं सरकार ने वो इनको ध्यान में रख के बनाया। आर्टिकल 47 क्या कहता है? इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक मादक पेय पदार्थ हैं या जो नशीली दवाएं हैं उनका सेवन रोकना,
ये आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जिससे जो ये मादक पेय पदार्थ हैं, नशीली दवाएं हैं, उनका सेवन, ड्रग्स वगैरह का रोका जाए। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड जो साइकोट्रोपिक एक्ट बनाया था, एक नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है वो, एक्चुअली वो आर्टिकल 47 को ध्यान में रखवा के बनाया था। आप देखते होंगे जो सिगरेट वगैरह या इस तरह के पैकेट है उन पे एक अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी आती है। गुटखा और ई सिगरेट है उसको प्रतिबंध किया गया है, वो बिकता है अलग बात है, लेकिन ये बैन है, ये भी आर्टिकल 47 से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 48 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स। देखिए आर्टिकल 48 कहता है कि जो कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित कीजिए। जो कृषि है, जो पशुपालन है, उसको आधुनिक बनाइए, आधुनिक बनाइए और आधुनिक और वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से उसको व्यवस्थित कीजिए। ऐसा नहीं है पुरानी चीजें चल रही है उनको ही चलने देना है, मॉडर्नाइजेशन हर चीज में होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक चीज और है आर्टिकल 48 में, वो है गाय, बछड़ों और जो अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशी हैं उनके वध को प्रतिबंधित करना, उनकी नस्लों में सुधार करना। ये भी आर्टिकल 48 में लिखा गया है। गाय, बछड़े जो अन्य दुधारू या माल ढोने वाले मवेशी हैं उनके वध को प्रतिबंधित करना, उनकी नस्लों में सुधार करना, ये आर्टिकल 48 में ही है। आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ये भी आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 48 में क्या क्या है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। आर्टिकल 48 में गाय, बछड़े, दुधारू या माल ढोने वाले मवेशी हैं उनका वध नहीं होना चाहिए, उसको प्रतिबंध करना चाहिए, ये भी आर्टिकल 48 में ही है। आर्टिकल 48A में क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण की रक्षा करनी है, वन्य जीवों का सुरक्षा करना है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने इस पे क्या बनाया है। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 48 को ध्यान में रख के क्या बनाया है। ई नेम बनाया है, जो एग्रीकल्चर मंडी है, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, ई नेम, ये इसी को ध्यान में रख के बनाया है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक करने के लिए। एक सोयल हेल्थ कार्ड है, सोयल हेल्थ कार्ड जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वो भी आर्टिकल 48 को ही ध्यान में रख के बनाया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वो भी आर्टिकल 48 को ही ध्यान में रख के बनाया है। अब कामधेनु योजना है, पशुधन संजीवनी योजना है, ये भी आर्टिकल 48 को ध्यान में रख के बनाया है। आर्टिकल 48A की बात करते हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए भारतीय वन अधिनियम बनाया था 1927 का, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वो भी 1972 का, वो इसी से जुड़ा हुआ है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये 1972 का है, और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 का है। याद रखने के लिए मुझे पता है जब हम भी तैयारी करते थे तो इसमें कंफ्यूजन होता था। 72 और 76, तो पहले जीव जंतुओं की रक्षा के लिए कानून बनाया है, बाद में पेड़ पौधों के लिए बनाया है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। मतलब पहले वन्य जीव का आया है 1972 का, बाद में पर्यावरण का आया है 1986 का, इसके बाद में बायोडायवर्सिटी का है एक 2002 का, और अभी रिसेंटली हरित भारत मिशन, वो भी इसको आर्टिकल 48A को ध्यान में रख के ही बनाया है। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम ये कह सके कि ये हमने पढ़ा है और ये सब रिवीजन में भी करेंगे हम। ऐसा नहीं आपको यहाँ बता दिया
जब प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे तो ये जो आपको जितनी भी स्कीम, जितने भी आर्टिकल बताए जा रहे हैं, ये सब हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट में भी करवाएंगे और इसके नोट्स भी आपको देंगे। आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। 49 कहता है जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थान हैं, उनकी रक्षा करना है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का गौरव प्राप्त है या जिनको राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। ये कहता है आर्टिकल 49। तो जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस है जिनका, वो आर्टिकल 49 बात करता है उनकी। अब आर्टिकल 49 को ध्यान में रख के क्या बनाया है गवर्नमेंट ने, देखेंगे आप। एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम आया था 1966 में, वो बनाया है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम है। पुराशेष और जो कला खजाना अधिनियम है, ये आर्टिकल 49 से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 50 की बात करें तो टू ब्रिंग ऑल द सेपरेशंस ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। 50 कहता है राज्य की जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, राज्य की मतलब देश की, सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों सार्वजनिक सेवाओं में अलग होने चाहिए। इसके लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है संविधान के मूल ढांचे का भाग है ये। आर्टिकल 51 की बात करते हैं तो 51 क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच में उचित और सम्मानजनक संबंध बना के रखने हैं। अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, जो संधि है, उनके दायित्व के प्रति सम्मान देना है और सम्मान को बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी जैसे रूस यूक्रेन का मामला है, कुछ लोग इसको हालांकि मजाक में लेते हैं, लेकिन ये इजी नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो रूस और यूक्रेन दोनों से बात कर सके। अभी सिर्फ इंडिया ही है जो दोनों से बात कर रहा है और दोनों ही कह रहे हैं कि इसमें अगर पॉसिबल हुआ तो ये इंडिया रोल प्ले कर सकता है। ये देश की बात है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। और ये आर्टिकल 51 में भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसको ध्यान में रख के क्या बनाया गया है, तो देखिए, एक सुना होगा आपने नेम, नॉन अलाइंड वाला मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये इसी के तहत है। पंचशील के सिद्धांत सुने होंगे नेहरू जी के आपने, वो भी आर्टिकल 51 से ही संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान सुना होगा आपने, वो भी आर्टिकल 51 के तहत ही है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे आएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज में 2-3 पॉइंट ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम वापस आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी पे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं डीपीएसपी में वो पढ़ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आया है 42वां 42nd संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 42वां संशोधन अधिनियम ये 1976 में आया था। इसमें 4 नए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। कितने डीपीएसपी में कितने चीजें जोड़ी गई है? 4 सिद्धांत जोड़े गए हैं। 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें 1976 में क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, ये 1976 में जोड़े गए हैं। 4 चीजें। वैसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी के बाद ये संविधान बदला था, जो हमने पहले पढ़ा है, स्वर्ण सिंह कमेटी और भी कई कमेटी। तो ये चीजें डीपीएसपी में जोड़ी है। अब आर्टिकल 39 में क्या जोड़ा है? बच्चों के स्वास्थ्य
स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। जोड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कोई बुरी चीज ही जोड़ी है, ये अच्छी चीज जोड़ी है इन्होंने आर्टिकल 39 में कि जो बच्चे हैं उनके स्वस्थ विकास हो बच्चों का, उनका ये जोड़ा है। तो क्या जोड़ा है? चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है ये, आप ध्यान रखिएगा। अभी के टाइम में आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में कुछ जोड़ दे तो वो खत्म हो जाएगा, इस तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। आर्टिकल 39A में क्या है? ये जोड़ा गया था इक्वल जस्टिस को बढ़ावा देना, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, ये जोड़ा गया था। इक्वल जस्टिस को बढ़ावा देना चाहिए, और जो गरीबों को फ्री में लीगल एड आज मिल रही है, फ्री लीगल एड, ये उस टाइम जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के टाइम पे। आर्टिकल 43A में क्या जोड़ा गया था? जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनके प्रबंधन से रिलेटेड जोड़ा गया है ये, कि श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया था। क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कहीं कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करवा रहा है, तो क्या होता है कि वो अपने ही लोगों को ले आता है, चाहे कहीं दूसरे स्टेट से लाए, कहीं से लाए। तो ये इसमें जो लेबर है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब लिखा हुआ है। आर्टिकल 48A क्या कहता है? जो अभी हमने पढ़ा था 1972 का वन्यजीव और 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का पढ़ा था, वो पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये उसी टाइम ऐड किया गया है। इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये चार चीजें जोड़ी गई है जो हमें ध्यान में रखनी है। अभी इसके बाद में क्या हुआ है? ये तो 42वां संविधान संशोधन था। इसके बाद में एक 44वां संविधान संशोधन और हुआ है। 44वां संशोधन अधिनियम क्या कहता है? 44th, ये कब किया गया? 1978 में किया गया है। ये 44वें में क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 38, और 38 में क्या जोड़ा गया है? इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जोड़ा गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब जो आय है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, जो सुविधाएं हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए, जो अवसर हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए, जो इनइक्वलिटी है वो उसको कम किया जाए। ये आर्टिकल 38 में जोड़ा गया था। 1978 में 44वां संशोधन किया गया था जब। इसके बाद में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, 86वां संशोधन अधिनियम, और ये किया गया था 2002 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें आर्टिकल 45 में एक चीज जोड़ी गई है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। आर्टिकल 45 कि राज्य को सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक उनका प्रारंभिक देखभाल शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। और इसी में ही जो जोड़ा गया था प्राथमिक शिक्षा को आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, और फिर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। जो राइट टू लाइफ है इसको ये बना दिया गया था। मतलब शिक्षा भी मौलिक अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा। ये 2002 में किया गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद में एक 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है 2011 में और ये किया गया था आर्टिकल 43B में। आर्टिकल 43B अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है, और इसमें स्वैच्छिक गठन का प्रावधान था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक गठन हो, स्वायत्त कार्य प्रणाली हो, लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, और इसी को देख के अब कोऑपरेटिव विभाग अलग भी बना दिया है, जिसको अभी होम मिनिस्टर देख रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें संशोधन किए गए थे। अब अगर हमसे केस पूछे जाते हैं तो देखिए कुछ हिस्टोरिकल केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में वो हम देख लेते हैं। एक है 1951 का केस है, 1951 का, और वो कौन सा है?
चंपकम, दोराई राजन और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में। चंपकम, दोराई राजन वर्सेज मध्य प्रदेश सरकार। ये 1951 का केस है। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन दिया था कि मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके बीच किसी भी विरोध की स्थिति में मौलिक अधिकार ही मान्य होंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया किसी आर्टिकल में तो क्या सुपीरियर कौन सा होगा, तो 51 का जो डिसीजन है चंपकम, दोराई राजन वर्सेज मद्रास राज्य का, उसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स ही मान्य होंगे। इसके बाद में एक 1967 का केस है। 1967 का केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों की जो पवित्र नेचर है उसके कारण संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा था। बाद में इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया 1967 में गोलकनाथ केस में कि गवर्नमेंट है जो मौलिक अधिकारों में कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर उनको लागू करना चाहती है तो आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ सकते। लेकिन आर्टिकल 31 कहां गया फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 19 के पार्ट कहां गए फंडामेंटल राइट से, उनमें अमेंड कैसे कर दिया गया, ये ऐसे कर दिया गया। अगर 67 में ये बात हो गई थी तो फिर 76 में जो 42वां संशोधन हुआ उसमें कैसे अमेंड कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आई है 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाई, और उसके बाद कहा गवर्नमेंट ने कि पार्लियामेंट कहीं भी संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में, उसको वापस ले सकती है, कम कर सकती है आपके मौलिक अधिकार। ये 1971 में लाया है, सरकार लेके आई थी 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद में एक आया है 1973 का, ये काफी फेमस है, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 का जो अभी देखिए जैसे 24वां संशोधन किया था 71 में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं पसंद आया सरकार को तो उन्होंने संशोधन कर दिया। वैसे ही अभी जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जो पावर दी गई थी, और गवर्नर की पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया था कुछ महीनों पहले। गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो वो अमेंड कर दिया उसने, उसको संविधान, वो उसमें एक बिल ले आए सरकार है जो, तो ये होता आया है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार है। इसमें क्या है, आर्टिकल जो 31C है, आर्टिकल 31C, इसके पहले प्रावधान को बनाए रखना है, दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट लेके इनका डिसीजन है केशवानंद भारती केस में कि जो पहला प्रावधान है उसको बनाए रखना होगा आर्टिकल 31C का, और आर्टिकल 31C का दूसरा प्रावधान है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट ले आई 42वां संविधान संशोधन, और 42वें में पहले प्रावधान की परिधि को तो बढ़ा ही दिया, उसके बाद 39 सेकंड थर्ड को ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने वाले किसी भी कानून को शामिल कर लिया, इसमें काफी चीजें शामिल कर ली है। और उसके बाद में आर्टिकल 14, 19, 31 के तहत मौलिक अधिकारों के पे सभी डीपीएसपी को सर्वोच्च प्रदान करने का प्रयास किया गया था इस संशोधन में। जो आपके इक्वल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो आर्टिकल 14, 19 और 31 हैं मौलिक अधिकार, इनके ऊपर सभी डीपीएसपी को सर्वोच्चता प्रदान करने का प्रयास किया था जब ये इमरजेंसी के बाद में अमेंड किया गया था। इसके बाद में एक और आया है मिनर्वा मिल्स का केस, वो भी देख लेते हैं हम, ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, अभी 5 मिनट में फिनिश कर देते हैं इसको। आप इसको एक बार समझेंगे, नहीं समझ में आएगा इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। और ये इसलिए नहीं कि कोई यहाँ ये कोई फायदा होता है, इसका कोई फायदा नहीं होता इधर,
आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। फिर इसके नोट्स पढ़िएगा, फिर जब हम प्रैक्टिस टेस्ट लाएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे ये सभी, तो एकदम से आपका अच्छा हो जाएगा। और फिर जो रिवीजन टेस्ट करवाएंगे, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में एक मिनर्वा मिल्स बनाम गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का केस आया था 1980 में। उसमें भी क्या कहा गया था कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसमें अनुच्छेद 31C का जो पहला प्रावधान है, उसकी परिधि को बढ़ाने को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और बाद में इसको भी संशोधन करके बदल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा हो गया, कंफ्यूज हो गए, प्रेजेंट में क्या पोजीशन है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP और फंडामेंटल राइट्स के अभी की बात करें तो मौलिक अधिकारों को राज्य के DPSP के ऊपर सर्वोच्चता प्रदान है। अभी सुपीरियर कौन है? मौलिक अधिकार सुपीरियर है। हालांकि आर्टिकल 39B और C, आर्टिकल 39B और C में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और 19 इनके तहत मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। अभी संसद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अभी ये प्रेजेंट में पोजीशन है कि पार्लियामेंट कहीं भी कुछ भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये था आपका ये DPSP। अब हम 2 मिनट में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज है, देखिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, काफी मेहनत लगती है और इसमें मेरी कोशिश रहती है कि एक एक पॉइंट, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किसी भी लेवल का प्रोफेसर कोई भी एग्जाम का पेपर सेट करे, हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सही होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आर्टिकल 51A में आता है। किसमें आता है? आर्टिकल 51A मौलिक, और ये किसमें है? पार्ट 4 में नहीं है, पार्ट 4A में है। दोनों ए याद रखिएगा। DPSP भाग 4 में है, ये भाग 4A में है, और आर्टिकल 51A में है। वो आर्टिकल 36 से 51 तक है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो 51A है। हमारे को अगर कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो हमारी कुछ मौलिक ड्यूटियां भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। और 42वां जो संविधान संशोधन किया गया 1976 में, उसमें इनको जोड़ा गया है। पहले मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। ये 42वां जो संशोधन किया गया था 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति ने ये रिकमेंड किया था। और उस ये कहां से लिए गए हैं? USSR हुआ करता था, जो अभी रसिया है, सोवियत यूनियन था, वहां से लिए थे, सोवियत संघ से ये मौलिक कर्तव्य लिए थे हमने 42वां संशोधन करके, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, 86वां अमेंडमेंट 2002 में किया गया है मौलिक कर्तव्यों में। इसमें क्या है? ये 11वां मौलिक कर्तव्य था जो 86वां किया गया है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा जी के टाइम पे। उसके बाद अटल जी आए और उन्होंने एक और इसमें ऐड कर दिया 11वां, और वो 11वां क्या ऐड किया? ये 51A के जोड़ा गया। 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य अब, और 11वां जोड़ दिया गया जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको, और इसको आर्टिकल 21A में भी जोड़ दिया। ये मूलभूत अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है आपका। ईच पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू इच चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये
फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां है। अब ये 10 तो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो याद रख लीजिएगा। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। कई जगह देखते हैं लोग राष्ट्रीय गान पे खड़े नहीं होते हैं, इस तरीके के, तो होना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो ये आपकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी है खड़ा हो गया, कोई जरूरी नहीं है खड़ा हो गया। अगर आप फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको निभानी होंगी। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनका पालन करना। जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स में जो शामिल हुए थे महापुरुष, जिन्होंने आंदोलन किए, आजादी दिलाई, उनके आदर्शों को जीवित रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, उसकी रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरी, देश की रक्षा करना और देश की रक्षा के लिए आह्वान करने पे राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार रहना, ये है। चौथा, भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, जाति, भेदभाव से परे होना चाहिए। सब स्त्रियों के लिए सम्मान होना चाहिए, ये है 5वीं ड्यूटी। हमारी संस्कृति और परंपरा, उसका सम्मान करना, उसके गौरव को बढ़ावा देना, ये 6ठी है। पर्यावरण, नदी, झील, वन, वन्य जीव, इनके प्रति दया की भावना, इनका संरक्षण, ये 7वीं है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा नहीं करना। आजकल ये चीजें ज्यादा हो रही है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये टोटल 11 है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप इसको बार बार देखिएगा, समझिएगा, फिर पढ़िएगा, कोरिलेट कीजिए चीजों को, अपने खुद के नोट्स बना लीजिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाता है। आने वाले टाइम में इसी तरीके से आपको कोर्स करवाते रहेंगे। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नंबर दिया हुआ है ऊपर, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।